हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनी पाठशाला। एक बहुत ही स्पेशल शो जो चिंगारी लाइव रूम्स पे होता है, जहाँ पे हमारे साथ होते हैं फाइनेंस जर्नलिस्ट विवेक लॉ, जो हमको बहुत सारी नॉलेज देते हैं अबाउट आवर ओन मनी, यानी कि अपना पैसा सही जगह कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या तरीके हैं, 25 की उम्र से पहले हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, 35 की उम्र से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान्स कैसे होने चाहिए, और आपके जो गोल्स हैं उसके अनुसार अपने पैसे को कैसे प्लान करना है। ये सारी नॉलेज हमें विवेक लॉ आज के शो में देने वाले हैं। तो बिना किसी और चीज़ का इंतज़ार किए विवेक लॉ को मैं ऐड करना चाहूँगी एज अ स्पीकर, ताकि आप सब उनसे बहुत सारे सवाल पूछ सके। एंड ऑफ कोर्स कीप द गिफ्ट्स कमिंग इन ऑल्सो। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर एंड नाइस टू सी यू विवेक। हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। How are you, सिमरत? एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, और बहुत बहुत खुशी होती है जब भी आता हूँ इस शो पर। एंड इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। अच्छी बात तो ये है कि पिछले हफ्ते आपसे मुलाकात भी हुई मुंबई में, और उम्मीद करते हैं कि हम जो भी चिंगारी के दर्शक हैं उन्हें और एजुकेट कर पाए एक साथ मिलकर। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट है। एक तो हम लोग मिल लिए, ऑनलाइन की दुनिया में ऑफलाइन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कनेक्ट फॉर्म हो जाता है जो लास्ट वीक हुआ था। एंड हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं, बट ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि चाहे आप कहीं से भी हमें देख रहे हो, कानपुर से या कश्मीर से या कन्याकुमारी से, वहीं पे बैठे बैठे अपने फ़ोन पे, अपने चिंगारी स्क्रीन पे आप विवेक लॉ जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और उनसे फाइनेंस रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई प्रश्न हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड विवेक, वी आर सुपर एक्साइटेड। ये बहुत सारे गिफ्ट्स जो आ रहे हैं, ये देख के मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ रही है। बट लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट क्रैकिंग। आज का जो टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझ ना आए कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हम लोग फाइनेंस के मामले में थोड़े पैदल होते हैं कई बार, एटलीस्ट मैं हूँ। आई वुड लाइक टू टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दैट अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। तो हमारा जो टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे फॉर आवर ऑडियंस, विवेक? जी, जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, हम पिछले 4 हफ्तों से एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर हफ्ते कोई ना कोई नए दर्शक भी आते हैं। तो बात तो सिंपल है। अब तक का अगर मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं जो हम बोलते आए हैं, सबसे पहले जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आप अपने गोल्स को तय करें कि आपके गोल्स क्या है लाइफ में, और उसके बाद उन पर एक टाइम फ्रेम डालें। जैसे कि ये गोल मेरा 3 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 18 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, जो भी है टाइम डालिए, और उसके बाद ही केवल अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। दूसरी बात, गोल तय करने के बाद अपनी रिस्क एपेटाइट को समझिए। सबसे बड़ी गलती हम लोग सब करते ये है कि बिना अपनी रिस्क को भापे हम जाकर निवेश करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो निवेश ठीक नहीं निकलता तो हम उस एसेट क्लास को या उस विकल्प को हम कोसते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज निकली हमारे लिए। लेकिन फैक्ट ये था कि गलती हम में थी, हमने ठीक से रिस्क नहीं समझे और जाके इन्वेस्ट कर दिया। तो अपनी और हर एक इंसान की अलग रिस्क एपेटाइट होती है, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपके कोई फ्रेंड आपसे कहें अरे मैंने यहाँ पैसा लगाया और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, हो सकता है आपके फ्रेंड की रिस्क एपेटाइट ज्यादा थी और आपकी कम है। और इसीलिए हमेशा यही कहते हैं कि कभी किसी की सुनकर कोई दोस्त, फैमिली मेंबर कोई कुछ कहे कि जी मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ किया, आप कृपया करके ऐसे हर्ट मेंटालिटी के साथ ना जाएं। और हम ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसा ना करें आप, क्योंकि देखिए कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते, इसमें कोई सही और गलत भी नहीं होता। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो वो भी ठीक है, क्योंकि दो इंसान अलग होते हैं। और इसको आप समझिए, पर्सनल फाइनेंस का मतलब है पर्सनल, जी। ये आपके अपने फाइनेंस। तो अपने आप को समझिए,
ना कि किसी और दूसरे के कहने पे या कुछ पढ़ लिया कहीं पे कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। ऐसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, पहले अपने आप गोल्स तय करिए, उसके बाद अपनी रिस्क एपेटाइट चुनिए और फिर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए आप ये चुनिए कि कौन सी स्कीम्स हो, प्रोडक्ट हो। हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स की। जी। देखिए, 2 तरह के एसेट क्लासेस या 4 तरह के एसेट क्लासेस पॉपुलर है इंडिया में, और कहीं ज्यादा भी अब आ रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा 4 एसेट क्लासेस है। एक है डेट, जो हम एफडी के बतौर या पीपीएफ के बतौर हम इसको समझते हैं। दूसरी कैटेगरी है इक्विटी, जिसे हम शायद थोड़ा कम समझते हैं भारतवासी। इक्विटी बहुत सिंपल है कि आप किसी भी कंपनी में एक हिस्सेदारी लेते हैं, किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हैं और उसमें आप भागीदार बन जाते हैं उस कंपनी की ग्रोथ में। और तीसरा है गोल्ड, जिसको हम भली भांति समझते हैं। और चौथी कैटेगरी है रियल एस्टेट, जिसको भी हम भली भांति समझते हैं। प्रॉब्लम आती है इक्विटी को समझने में। अब हमने बात की थी अपने, हाँ जी बोलिए। मैं इक्विटी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे आपने सही कहा कि हम हिंदुस्तानी इक्विटी को कम समझते हैं, लेकिन ऑफ लेट जैसे एक शो आया था शार्क टैंक, जिसमें कहा गया था कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है और मैं आपको 10% देना चाहूँगा। तो अगर 100 रुपए की वैल्यूएशन है और किसी ने 10 रुपए पे उसको खरीदा, तो उन्होंने 10% उस कंपनी में हिस्सेदारी ले ली कि 10% उनका हो गया। तो वो 100 रुपए कंपनी की वैल्यूएशन जब 1000 रुपए जाएगी, तो आपका 10% 1000 का 10% बन जाएगा। क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है इक्विटी के लिए, विवेक? जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये एक जो थोड़े ज्यादा रकम जिनके पास होती है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि कोई कंपनी 100 रुपए तो आपने अच्छा उदाहरण के तौर से परसेंटेज समझाने के लिए आपने बताया, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में 10% हिस्सा ले रहे हैं और वो स्टार्टअप स्टेज में सीड राउंड में, ठीक है कि आपने किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, उन्होंने आपको 10% दे दिए। लेकिन इसमें हमें ये भी समझना है कि एक कंपनी की एक जर्नी होती है, ठीक है। हर कंपनी जब शुरू होती है छोटी होती है, राइट। अब जब आप एक छोटी कंपनी होते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तभी कहते हैं कि स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे हाई रिस्क होती है, क्योंकि आपके पास एक आइडिया है, आपको लगता है कि ये आइडिया एक बड़ा कंपनी बन सकती है, राइट। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका जो आइडिया है या आपके जो प्रोजेक्शंस हैं वो ना चले, राइट। और तभी हम सेलिब्रेट करते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टार्टअप्स, हम उनकी बात नहीं करते जो हजारों खत्म भी हो जाते हैं जी, राइट। तो जब आप एक छोटी कंपनी होते हैं, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होती है, लेकिन आपके सक्सेस की रिस्क भी ज्यादा होती है, राइट। तो इसीलिए जो वेंचर कैपिटल फंड्स जिनको कहते हैं या एंजल इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, उनमें बहुत रिस्क लेने की क्षमता होती है। और वो इसी एक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, सिमरता, कि अगर मैंने 10 जगह निवेश किया तो 9 फेल होंगे और कोई एक चल जाएगी कंपनी और उसमें मैं अपने सारे पैसे बना लूंगा, राइट। तो उनकी ये स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि ये हाई रिस्क होता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, आइडिया है, टेक्नोलॉजी आपने बना ली, आपने सोचा कि मैं इतना बेच पाऊंगा, जो भी हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो सकता है आप ना बेच पाए, हो सकता है आपके पैसे खत्म हो गए, हो सकता है आप नेक्स्ट फंड रेजिंग नहीं कर पाए। तो कई रीजंस हो सकते हैं किसी कंपनी के फेल होने में। तो इक्विटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप एक कंपनी, एक बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, राइट। आपने जैसे स्टार्टअप कहा, स्टार्टअप तो बहुत ही एक अर्ली स्टेज की कंपनी होती है, लेकिन शेयर मार्केट में जब कंपनी आती है, जब लिस्ट हो जाती है और स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर्स ट्रेड होने लग जाते हैं, तो हम उन कंपनियों को, या तो हम आईपीओ के जरिए, जब वो कंपनी लिस्ट होने आती है तो शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, और हम उस वक्त उस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं,
या अगर कोई लिस्टेड भी कंपनी हो जो हमें जिसका बिजनेस अच्छा लगता हो, जिसका ग्रोथ अच्छा हो, हम उसमें कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से जाकर ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स ले सकते हैं। अच्छा। अब जैसे मैंने पहले सेशंस में कहा था कि पुराने जमाने में हमारे पूर्वज कहते थे नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। जैसे सारे अपने पैसे एक ही अंडे अपने सारे एक टोकरी में मत डालिए, क्योंकि अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाए। बिल्कुल। तो अगर आपने अपने सारे पैसे एक शेयर में डाल दिए या दो शेयर में डाल दिए और वो दो कंपनीज किसी भी कारणवश ठीक ना चला उनका बिजनेस, तो आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। जितना आप डाइवर्सिफाई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर 5-10 कंपनियां फेल भी हो गई तो बाकी जो 90 कंपनियां हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। अब बात आती है कि अगर एक शेयर सपोजिंग अभी हाल ही में आपने देखा कि MRF टायर्स जो है उसका एक शेयर अब 1 लाख रुपए का है। तो अगर आप उसमें हम जैसे लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो शायद हम एक शेयर भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपए है या 10,000 रुपए निवेश करने के लिए, और बाकी जो शेयर्स हैं कोई हो सकता है 500 रुपए का है, कोई 300 रुपए का है, कोई 1,000 रुपए का है, 800 रुपए का। तो अगर आपके पास, आप यंग हैं, आपके पास 2-3 हजार रुपए हैं महीने के जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपने अगर एक शेयर या दो शेयर या 3 शेयर उसमें आए आपके, तो आप देखिए कि कितना आप रिस्क उठा रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3 शेयर्स हैं आपके पास। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हम सबसे पैसा ले लेते हैं और उसी पैसे को, वो पास थ्रू है, वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो हमने सबने 2-3 हजार जो भी हमारे पास है हमने म्यूचुअल फंड को दिए। म्यूचुअल फंड ने अच्छी एक टीम खड़ी की जिसमें फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें रिसर्च एनालिस्ट हैं, और इन लोगों ने फिर तय किया कि इन पैसों को कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए, राइट? और उसके लिए, उस काम और मेहनत के लिए, उस खर्चे के लिए आपसे एक छोटी सी फी ले ली, 1%, 1.5% जो भी फी है वो आपके से ले ली, और आपको जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए 100-200 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना के आपको दे दिया, राइट? तो अब जब आपके पास 100 स्टॉक्स हो या 200 स्टॉक्स हो, शेयर्स हो आपके पोर्टफोलियो में, तो अगर 10-20 कंपनियां फेल भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी जो 120-130 कंपनीज हैं वो सक्सेसफुल भी हो सकती हैं। बिल्कुल, राइट? अब बात आती है कि किस तरह के होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट? जो हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, दो किस्म के ब्रॉडर कैटेगरी होती है इक्विटी फंड्स की। एक कैटेगरी होती है पैसिव और एक कैटेगरी होती है एक्टिव। मैं इसको जरा समझाता हूँ। पैसिव का मतलब बहुत सिंपल है कि देखिए, एक चीज होती है इंडेक्स, राइट? अच्छा। जैसे हम सेंसेक्स कहते हैं, जैसे हम निफ्टी कहते हैं, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स मिड कैप। तो इंडेक्स क्या होता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज या कोई एंटिटी एक इंडेक्स अपनी तरफ से बनाती है। अब वो इंडेक्स कैसे बनाती है? जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, राइट? निफ्टी में 50 कंपनीज है, राइट? अब इसमें कई फॉर्मूले जो है स्टॉक एक्सचेंज उनको आजमाती है, अपनाती है। क्या फॉर्मूले हैं? कि भाई कंपनी कौन से सेक्टर से है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि मैं टॉप 5 कंपनीज या टॉप 30 कंपनीज को डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है 15 कंपनी सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर से हो। तो फिर आप डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, राइट? तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि आप कुछ ऑयल गैस की कंपनी भी लें, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी भी लें, कुछ फार्मा कंपनीज भी लें, कुछ आईटी कंपनीज भी लें, राइट? तो ये एक बहुत ही
प्रोसेस ड्रिवन तरीके से, ऑटोमेटेड तरीके से कि भाई कौन सी कंपनीज उस सेक्टर में अच्छा कर रही हैं प्रदर्शन, उसके बेसिस पर ये कंपनीज सिलेक्ट होती हैं जो इंडेक्स का हिस्सा होती है। अच्छा। और ये बदलती रहती हैं, हर 6 महीने या साल में इनका रिव्यू होता रहता है। जैसे कोई कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो उसे इंडेक्स से निकाल देते हैं, ओके। और अगर कोई कंपनी है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई तो उसको ऐड कर देते हैं, राइट, इंडेक्स में। तो इससे एक इंडेक्स बन जाता है। तो जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है, इसमें अधिकतर बड़ी कंपनियां आप देखेंगे, छोटी कंपनीज नहीं देखेंगे आप इसमें, राइट। फिर है सेकंड लेवल, निफ्टी मिड कैप हो गया, उसमें आप मीडियम साइज की कंपनीज देखेंगे। फिर हो गया निफ्टी स्मॉल कैप, उसमें आप छोटी साइज की कंपनीज देखेंगे। अच्छा, सो एज द नेम सजेस्ट, इंडेक्स मतलब सबसे अच्छी कंपनी जो एक तरह से इंडेक्स ऑफ द मार्केट हो जाती हैं, मतलब बड़ी कंपनीज होती हैं और सेफ कंपनीज होती हैं। मिड कैप यानी कि मीडियम लेवल की कंपनीज, मीडियम साइज की, और स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनीज। तो इनके अपने अपने नाम के इंडेक्स होते हैं। जैसे फार्मा इंडेक्स हो गया, तो उसमें अगर 20 कंपनीज हैं तो जो टॉप 20 फार्मा कंपनीज हैं वो इंक्लूडेड होंगी। आपने ऑटोमोबाइल इंडेक्स ले लिया तो उसमें जितनी ऑटो की अच्छी कंपनीज हैं वो इंक्लूडेड होंगी, राइट। तो जैसे नॉर्मली जो क्राइटेरिया होता है बाजार में वो ये है कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं वैल्यूएशन के बतौर, जैसे आपने शुरू में कहा, उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं। अच्छा, लार्ज कैप। जो टॉप 100 हैं उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं, यानी कि ये वो कंपनीज हैं जो काफी सालों से, और उनकी वैल्यू काफी बड़ी है, काफी सालों से ये अपना प्रदर्शन कर पाई हैं। अब लार्ज कैप में जैसे आपने कहा, एक किस्म की सेफ्टी होती है कि अगर ये कंपनी 30-40 साल से चल रही है, अच्छा ग्रुप है, अच्छी मैनेजमेंट है, तो ग्रो करेगी। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बड़े हो जाते हैं साइज में तो उतनी तेज रफ्तार से आप ग्रो नहीं कर पाते, बिल्कुल, राइट। तो लार्ज कैप आपको एक किस्म का सेफ्टी नेट देती है, गारंटी नहीं देती, सेफ्टी नेट देती है कि ये ब्लू चिप्स हैं, ये अच्छी कंपनीज हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन ये 50-100% हर साल नहीं बढ़ सकती क्योंकि इनका बेस बहुत बड़ा हो गया, राइट। गॉट इट। 101 से लेके 250 जो टॉप कंपनीज हैं वो कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज। अच्छा। अब ये मीडियम साइज कंपनीज हैं जो अभी ना तो अब छोटी रही और ना ही बड़ी हो गई। ये अभी भी मीडियम स्टेज पे हैं अपनी ग्रोथ के, जहां पर थोड़ी सेफ्टी नेट है क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है 5-10 साल का या जो भी, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है, राइट। लेकिन लार्ज कैप के बतौर रिस्क थोड़ा इसमें ज्यादा है, राइट, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल बड़ी नहीं हुई है, राइट। 250 के बाद जो भी कंपनीज हैं वो कहलाती हैं स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप का मतलब है कि ये कंपनीज छोटी हैं लेकिन लिस्टेड है, लेकिन पोटेंशियल है इनमें तेजी से ग्रोथ का, लेकिन उतना ही पोटेंशियल है कि ये मिड कैप तक ना जाए और बंद हो जाए, बिल्कुल, गॉट इट, राइट। तो ग्रोथ पोटेंशियल भी है और रिस्क भी ज्यादा है। तो स्मॉल कैप एक तरह से एक ऐसा कोई स्टार्टअप हो सकता है, फॉर एग्जांपल, जो अभी आपको अपना शेयर कम पैसे में दे देगा। इसमें आपका रिस्क है कि वो आपके 10 रुपए डूब भी सकते हैं, या वो 10 रुपए अगर वो स्टार्टअप चल जाए तो वो 10 रुपए 100 रुपए भी बन सकते हैं, तो वो स्कोप ज्यादा रहता है। तो आपको अगर रिस्क एबिलिटी है आप में, तो आई गेस दैट इज व्हेन यू वुड गो टू अ स्मॉल कैप कंपनी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी एडवाइजर के साथ, तो आप तभी यहाँ पर टाइम फ्रेम बहुत जरूरी हो जाता है, सिमरता। क्योंकि अगर आपके पास, आप देखिए, अगर आप एक छोटी कंपनी है तो आप 1 साल में तो बड़े नहीं हो जाएंगे। कोई बच्चा 2 साल से एकदम 10 साल तो नहीं हो जाता ना।
तो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल सब देखना है वो पूरा फेज। यस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 2 साल से सीधा कूद मार के 10 साल का हो जाए, तो सिमिलरली कोई कंपनी भी छोटे से बड़ी एकदम 1 साल में नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इसीलिए टाइम फ्रेम बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास 10 साल है, 15 साल है, 8 साल है, 9 साल है आपके गोल में, जैसे आपका अभी बच्चा हुआ और आप चाहते हैं कि मैं बच्चे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, आजकल आप देखिए, मैं बॉम्बे में था, मैंने कई होर्डिंग्स देखी, बैंक्स 1.5-1.5 करोड़ के लोन दे रहे हैं एजुकेशन में, हम्म। क्योंकि आजकल बच्चे 12वीं के बाद ही अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। हम्म। अब्रॉड की फीस भी बढ़ गई है, उस पे आपके डॉलर रूपी रेट का भी असर पड़ जाता है। आज हमारा रूपी डॉलर के बनिस्बत 80 रुपए से ज्यादा है। हम्म। तो ये सारे फैक्टर्स, अब वहां पे एक तो होती है फी, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो फी भी भरनी है, फी के साथ साथ वहां का रहन सहन। तो अगर आपको ये भारी भरकम लोन आगे जाकर नहीं लेना है, तो आज से ही शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल और सही कह आपके रहे पास टाइम है, आपके पास आपके बच्ची को 18 साल की उम्र में जब स्कूल खत्म करेंगे तब हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो आपके पास 15-16 साल का टाइम फ्रेम है, तो उसमें आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है कि मुझे 3 साल के बाद एक गाड़ी लेनी है और आप जाके अपने पैसे स्मॉल कैप में डाल दें क्योंकि आज उसमें तेजी है, तो वो सबसे गलत आपका डिसीजन होगा, क्योंकि कोई कंपनी 3 साल में बड़ी नहीं होती, आई थिंक दैट्स रियली उसको वक्त इंटरेस्टिंग। लगता है। एंड विवेक, मैं एक ये मोमेंट लेना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे नए लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है यहाँ पे, जस्ट इन केस उनको नहीं पता कि वो चलती गाड़ी में चढ़ गए हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि यहाँ मनी पाठशाला में विवेक हमारे साथ हैं, जो आज अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है और लार्ज कैप क्या होता है। और अगर आपके पास कोई सवाल है कि जैसे अभी विवेक एग्जाम्पल दे रहे थे कि मुझे 3 साल में गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुझे अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह की अगर आपके कोई सवाल आ रहे हैं मन में या फाइनेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ विवेक अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन हु इज इन दिस रूम, अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। सो विवेक, आई एम श्योर इतने सारे लोग जो जुड़े हैं आपके एग्जाम्पल सुन के कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे। जैसे अभी आप गाड़ी की बात कर रहे थे कि गाड़ी अगर आपको लेनी है तो स्मॉल कैप में नहीं, मिड कैप वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट फॉर अ पर्सन इन दैट सिचुएशन। इज दैट करेक्ट? नहीं 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 जी, बात यह है कि गाड़ी कब लेनी। अच्छा। अगर आपको गाड़ी 2 साल बाद लेनी है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि आपको इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि इक्विटी में चाहे आप लार्ज कैप में हो, मिड में हो, स्मॉल में हो, वॉलेटिलिटी होती है, कभी मार्केट ऊपर होता है, नीचे होता है, लेकिन लीनियर नहीं होता कि मेरे को हर साल एफडी की तरह मेरे को इतने इतने रिटर्न्स मिलते रहेंगे। हो सकता है एक साल 70% आप डाउन हो सकता है अगले साल आप 100% अप हो। लेकिन अगर आप उसे टाइम देंगे 10, 15, 20 साल का, तो हिस्टोरिकली कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जिसने उस तरह की कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं जिस तरह से इक्विटी ने दिए, राइट। लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। अगर आप का होराइजन, जैसे आपने गाड़ी का कहा, अगर आपका आज आप 19-20 साल के हैं और देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं 6-7 साल बाद, 5 साल बाद एक गाड़ी ले लूं, तो यस, आप बेशक एक अपना इक्विटी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी 2 साल या 3 साल बाद चाहिए, तो उस पोर्टफोलियो में थोड़ा मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का, राइट। अगर आपको गाड़ी 1 साल में चाहिए, तो फिर तो आपको सिर्फ डेट में ही, चाहे आप एफडी कर लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डाल लीजिए, लेकिन आपको इक्विटी टच भी नहीं करनी चाहिए अगर आपका गोल केवल 1 साल या 2 साल, राइट।
उसमें भी सिमरता गोल भी कुछ गोल्स डिफाइंड होते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। जैसे आप अपनी बच्ची को 12वीं के खत्म होने के बाद ये नहीं कह सकते कि आप 1 साल और रुक जाओ बेटे, मेरे थोड़े पैसे बढ़ जाएं तो फिर मैं आपको कॉलेज भेज दूंगा। जी। अब उसने अगर 12वीं खत्म की है तो उसके जो कॉलेज की जो भी खर्च है वो आपको उसी वक्त डालनी है टेबल पर, बिल्कुल। राइट? सिमिलरली जैसे रिटायरमेंट हो गई, अगर आप कहीं काम करते हैं, आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि 60 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, तो आप कंपनी को नहीं कह सकते कि मैंने तो रिटायरमेंट प्लानिंग की नहीं, मुझे आप 2 साल और दे दीजिए। लेकिन अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और हो सकता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं कि भाई 2 साल बाद गाड़ी के लिए पैसे अगर नहीं जुड़े तो मैं 3rd ईयर में ले लूंगी, मैं 4th ईयर में ले लूंगी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपने मदर या फादर के लिए गाड़ी लेना चाहती हैं और उनका जन्मदिन है 2 साल बाद, 70th या 80th या 50th या 60th। लैंडमार्क। अब आप नहीं कह सकते कि आप अपने माता जी को कि मम्मी मैंने आपके लिए गाड़ी सोची थी लेकिन अब ना मैं 2 साल बाद दूंगी जब आप 62 की हो जाए। जी। तो गोल्स में भी आपको सोचना है कि भाई मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। कुछ गोल्स हैं, आप जैसे विदेश घूमना चाहती हैं, हो सकता है आप कह सकती हैं कि इस साल नहीं जाऊंगी, अगले साल चली जाऊं। एक लेकिन एक एग्जांपल देती हूँ मैं विवेक। अगर जैसे अगर किसी का बच्चा हुआ है, अब हिंदुस्तान में वैसे चाहे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बेटी का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं उसकी शादी का प्रेशर तो शुरू से ही शुरू हो जाता है कि इसकी शादी में बहुत खर्चा होगा। तो सपोज आज किसी की बेटी हुई है और उनको पता है कि 25 से 30 साल में बेटी की शादी तो करनी ही है ऐसे टाइम पीरियड में, तो पेरेंट्स शुरू से ही सेविंग्स कहते हैं, हम लेमैन लैंग्वेज में हम इन्वेस्टर से ज़्यादा सेवर्स होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए सेविंग्स शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी में काम आएगा। तो ये सिचुएशन हैंडल करने का और इंटेलिजेंट और बेटर तरीका इक्विटी के माध्यम से क्या हो सकता है? तो अगर आपका गोल जैसे 20-25 साल बाद का है, जैसे सिमिलरली रिटायरमेंट है, मे बी अगर आप आज 25 के हैं या 20 के हैं, 22 के हैं, 38 ईयर्स हैं आपके पास, 35 ईयर्स हैं आपके पास। मेरे ख्याल से अगर इतना आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो द ओनली बेस्ट वे टू बीट इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म, मैं बार बार लॉन्ग टर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ये गलत ना समझे कि आप 1 साल के बाद आपको पैसे चाहिए और पैसे थोड़े नीचे है मार्केट तो आप घबरा जाएं। अगर आप 25 साल पेशेंटली पैसे डाल सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और हो सकता है स्मॉल कैप भी होने चाहिए। Makes a lot of sense, I और think. सबसे बड़ी बात सिमरता जो हम लोग सब भूल जाते हैं कि वहां पर एक जानवर है, इन्फ्लेशन। जी. वो हर 5 साल बाद रफली आधा हो जाता है आपका पैसे की वैल्यू। That's the statistic. That sounds very heartbreaking. इट इज। और तभी आप देखिए ये हमें रोज रोज नहीं महसूस होता, लेकिन अगर आप कुछ भी देखें कि 10 साल पहले कोई चीज इतने की थी और आज इतने की हो गई, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कार हो, जो भी हो। तो इन्फ्लेशन जो है, हेल्थ केयर ले लीजिए आप, जिसपे भी हम लोगों का खर्चा होता है, इन्फ्लेशन भी साइड बाय साइड बढ़ते जा रहा है, आपके पैसों को खाए जा रहा है। तो लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि ठीक है मैंने सेव कर लिया, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि आज के जो 1 करोड़ है, अगर आपने कर भी लिया अपनी बेटी के लिए सोच के या बेटे के लिए, आजकल उतना फर्क थैंकफुली नहीं है जी. लेकिन फिर भी अब जैसे गोल्ड है, आप बेटी के लिए गोल्ड लेना शुरू कर देते हैं तो ठीक है, कुछ आज ज्वेलरी देना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट इफेक्टिवली नहीं करता, इन्फ्लेशन को मैच कर लेता है या उससे 1 या 2% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे देता है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन को बहुत इफेक्टिवली बीट करके वो कॉर्पस बनाना है, अच्छा कॉर्पस, तो इक्विटी ही विकल्प है। लेकिन
सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स पे। तो फिर तो विवेक हम इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में ही बीट कर सकते हैं इन अ वे, क्योंकि इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हम अगले 3 साल की इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर सकते, हम अगले 25 साल की इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? आप उसको मैच कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो डेट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप अपनी एफडी देख लीजिए, एफडी के रेट हो गए, पीपीएफ के रेट हो गए, लिक्विड फंड्स शायद इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाते, लेकिन जो बाकी थोड़े 1 ईयर 2 ईयर के जो डेट फंड्स हैं वो मैच कर लेते हैं इन्फ्लेशन। विवेक, तो उससे फायदा ये होता हमारे है। एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है। आई वुड जस्ट लाइक टू कट यू, आई एम सॉरी इन बिटवीन। आदि हैं, वो काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं हमें, वो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने एक क्वेश्चन जो आपके लिए लिखा है, दैट इज़ व्हाट आर योर व्यूज़ इन ट्रेडिंग एंड इन SWIN ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग, आई डोंट नो, मे बी यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होगा इनका, मैं देखिए मैंने ना जिंदगी में कभी ट्रेडिंग की है और ना ही कभी किसी से कहूंगा। क्यों? ट्रेडिंग जो है इन्वेस्टिंग नहीं है। जब आप किसी कंपनी, जो मैंने अब तक समझाया आपको, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके बिजनेस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग है कि एक बाजार है, बाजार में सप्लाई डिमांड है, लोग बोली लगा रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ये बेसिस पे होती है चार्ट्स, टेक्निकल्स, ये सब देख के, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका होता है उसमें, जो बहुत कम लोग हैं जो उसे सीख पाते हैं, भांप पाते हैं और उसे प्रैक्टिस कर पाते हैं और उससे अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। अभी हाल ही में एक सेबी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी और उन्होंने ऑलमोस्ट 45 लाख FNO जो होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के एक पूरी एनालिसिस की और पाया कि 10 में से 9 FNO जो ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्होंने पैसे लूज किए, प्रॉफिट नहीं बनाया। तो उससे होता क्या है कि हमें एड्रेनलिन रश मिलता है, जैसे कोई हम गेमिंग ऐप पे हैं या हम कोई गेम खेल रहे हैं, हमने किसी को हरा दिया, तो उससे हमें एक एड्रेनलिन रश मिल सकता है कि आज मैंने 500 रुपए बना दिए, आज मेरा देखो मैंने ये कॉल ली कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ऊपर गया, मैं जीत गया। लेकिन ये वेल्थ बनाने का, अनलेस आप एक प्रॉपर तरीके से शिक्षित रूप से उसके टेक्निकल्स को समझिए, किसी अच्छे कोर्स में आप लर्न करिए, और उसके बाद भी अगर आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हैं, घर पे बैठे हैं, काम कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में आपको हर पल, हर मोमेंट आपको ट्रैक करना होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है जिससे कि मार्केट गिर सकती है या ऊपर जा सकती है, आप पैसे गवा सकते हैं। तो ये चीज हम नहीं समझते कि ट्रेडिंग का मतलब नहीं है कि आपने कुछ पैसे किसी को दे दिए और बोला चलिए आप जाइए ट्रेडिंग करिए। तो अगर आपके पास वक्त है, नॉलेज है और आपके पास वो क्षमता है कि मैं सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक अपनी स्क्रीन के आगे बैठूंगी और कुछ नहीं करूंगी, तो ठीक है, आप ट्रेडिंग करिए। लेकिन मैं आम निवेशक जो कामकाजी हैं, जिनके पास वक्त की कमी है, जो जेन्युइन वेल्थ बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी गोल के लिए, उनके लिए मैं ट्रेडिंग बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। करीम पठान जी, आपका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेने वाली हूँ। जस्ट टू रैप अप, जो अभी आदि का सवाल का जवाब विवेक जी ने दिया, तो विवेक जी, आदि कह रहे हैं कि वो सीख रहे हैं बेस्ड ऑन चार्ट एंड उनके लिए एक फुल टाइम बिजनेस है। सो आई गेस इफ इट्स अ फुल टाइम बिजनेस फॉर हिम, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और हमारे एक व्यूअर है करीम पठान, उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ही सेज माई स्टॉक इन BCG स्टॉक 935 प्राइस इज 100
प्राइस इन 100 स्टॉक, इन लाइव प्राइस 24 प्राइस क्या करे? करीम जी, आपका क्वेश्चन अगर आप थोड़ा क्लियरली लिख पाएंगे, मुझे तो फ्रैंकली समझ नहीं आया। विवेक, आई डोंट नो इफ यू कुड अंडरस्टैंड। वो आई थिंक एक स्टॉक की प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं, बीसीजी स्टॉक की। तो नहीं, वो तो देखिए, ना तो मैं कोई प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना करना चाहता हूँ, और ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। देखिए, कई स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस आती हैं, रिसर्च आउटफिट्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं, और लोग एक प्रोजेक्शन देते हैं, उसको आपको एक प्रोजेक्शन समझ के चलना है। उसमें कई गलत हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, आगे कोई यहाँ एस्ट्रोलॉजर नहीं बैठा हुआ है। अगर आप उसमें विश्वास भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन कोई यहाँ एस्ट्रोलॉजर है नहीं कि जो आपको बता सकता है कि कल कोई किसी ने प्रिडिक्ट किया कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो जाएगी, किसी ने प्रिडिक्ट किया कि अमेरिका में कल फेड रिजर्व के चेयरमैन क्या करने वाले हैं। वो ये सब चीजें प्रिडिक्ट करना या कोई एक प्राइस किसी को बताना, ठीक है, आप रिसर्च के बतौर अगर कोई एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं मार्केट में तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि कभी कोई गारंटी नहीं देगा कि मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ ये शेयर इतने का हो जाएगा या ये मार्केट इतने की हो जाएगी। हो सकती है, ना भी हो सकती है। जी, करीम जी ने इनफैक्ट लिखा है कि अभी मैं प्रॉफिट में हूं तो क्या करना चाहिए? ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको एक स्टॉक पे, जैसे मैंने कहा, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने उस स्टॉक में, और यही पॉइंट है सिमृता जिससे हम कंक्लूड करेंगे सेशन, कि देखिए, अगर करीम जी आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था एक गोल समझ के कि मैं इस स्टॉक में निवेश कर रहा हूं एक्स गोल के लिए, वो जो भी गोल था, अगर आपको लगता है वो गोल पूरा हो गया है तो आप पैसे निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है वो गोल पूरा नहीं हुआ है तो आप उसमें बने रहिए, लेकिन उसको आप ट्रैक भी करते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज आप प्रॉफिट में है, कल नुकसान हो जाए तो आपका जो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप अपने गोल ये तय करें कि मैं ये इन्वेस्ट कर क्यों रहा हूं, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। अगर आपका गोल था कि एक्स प्राइस से वाई प्राइस इतने रुपए मेरे बने, जिससे कि मैं जो भी XYZ करना चाहता हूं, और अगर वो आपका रीच हो गया तो आप निकाल लीजिए, अपने गोल को आप फुलफिल कर लीजिए। इनफैक्ट करीम जी ने लिखा है कि मेरा गोल पूरा हुआ है, लेकिन मैंने जो लगाया वो निकाल लिया हूँ। मतलब उनका गोल पूरा हो गया है, लेकिन जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था सिर्फ उतना वो निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, इफ दैट्स द राइट वे टू डू इट। ठीक है, सही है सर, प्रॉफिट रखा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है करीम जी, आपका गोल पूरा हो गया है। अच्छा लगता है किसी की फाइनेंशियल गुड न्यूज़ सुनकर, स्पेशली एट द एंड ऑफ दिस सेशन। विवेक, हमें पता लग रहा है कि लोग हमें ध्यान से सुन रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। वो भी हमारे यहाँ चिंगारी लाइव रूम्स पे इन्वेस्टर्स भी जुड़ते हैं जो गोल ओरिएंटेड इक्विटी ले रहे हैं, उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। सो दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच करीम एंड आदि अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। And yeah, Vivek, so how would you want to wrap up this conversation today? I had a great learning experience as always. मैंने बचपन से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सुना था, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि ये एक्चुअली होता क्या है। जी, अगली बार थोड़ा जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना चाहता था, वो मेरे ख्याल से अगली बार भी इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पैसिव तो मैं समझा पाया, लेकिन एक्टिव फंड्स क्या होते हैं वो नहीं समझा पाया। तो अगली बार हम पैसिव पर भी थोड़ा बताएंगे और एक्टिव पर भी बताएंगे। जी, आई थिंक ये फाइनेंस रिलेटेड बातें और स्टॉक्स रिलेटेड बातें इतनी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड होती हैं कि कई बार हम एक सब्जेक्ट को पूरा एक सेशन में कंप्लीट भी नहीं कर पाते। बट दैट्स ओके, हमने आज जो बातें करी इसको हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मनी पाठशाला इज हियर टू स्टे। विवेक जी, आपको आदि और करीम थैंक यू बोल रहे हैं, नाइस टॉकिंग टू यू बोल रहे हैं। और आदि ने ये भी कहा है स्मॉल ही मिड बनेगा, मिड लार्ज भी बनेगा। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट कि स्मॉल मिड बनेगा और मिड लार्ज।
ग्रेट, थैंक यू सो मच विवेक। अगली बार फिर से हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि पैसिव और एक्टिव कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे विवेक से। और अगर आपके कोई भी सवाल हो आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम इस सेशन को यूट्यूब पर भी पोस्ट करने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू गो बैक एंड टेक एनी रेफरेंस कि एक्चुअली विवेक जी ने क्या कहा था, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, तो आप चिंगारी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं and you can get more knowledge. Thank you Vivek, thank you for joining us. थैंक यू समृता, थैंक यू सभी दर्शकों को। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जितना हो सके पैसे की टेंशन ना लीजिए, सही समय पर निवेश कर लीजिए तो टेंशन ना बड़े बड़े लोन कुछ नहीं लेने पड़ेंगे आप। Wow, good news on Thursday morning. Thank you so much Vivek, thank you. Bye bye, see you. Just a second guys. ओके तो ये थे विवेक जी हमारे साथ जो हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं और हमें बहुत सारी नॉलेज देते हैं अबाउट फाइनेंस। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।